नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाई फाई मार्क्स में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना बताऊंगा कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के बाद आप वर्ग कैसे निकालते हैं, संयोजकता कैसे निकालते हैं, आवर्त कैसे निकालते हैं और ये पहचान कैसे करते हैं कि ये किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का या एफ ब्लॉक का। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। ठीक है, वीडियो को लगातार देखते रहें। अब देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो प्रकार से होता है। एक तो KLMN में, KLMN बोलते हैं हम, जो बोरबरी ने नियम दिया था उसको KLMN बोलते हैं, और जो आफवाऊ का नियम है वो SPDF है। तो जो पहला नियम है वो कोस का नियम है और जो दूसरा नियम है उपकोस का नियम है। ठीक है, सबसे पहला नियम हम समझते हैं आफवाऊ का नियम। आफवाऊ का नियम। तो एक आफवाऊ नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बताया कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए उसमें एक एक संख्या बढ़ाते चले जाओ तो अगले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात होता रहेगा। जैसे हाइड्रोजन का एक है तो हाइड्रोजन में हमने एक जोड़ दिया तो फिर किसका, दो, हीलियम का। एक फिर जोड़ा तो लिथियम का। इस प्रकार चार किसका, बेरिलियम का। इस प्रकार 5, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 किसका होगा, फ्लोरीन का, 10 नियोन का, 11 सोडियम का। इस प्रकार इन्होंने बताया कि ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगले तत्वों का ज्ञात होता रहेगा। ठीक है, लेकिन SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने का तरीका क्या है, वो तरीका मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा तरीका है और आप उसे कभी भूल नहीं सकते। ठीक है, सबसे पहले ये देखना है कि S में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो आप कहोगे 2। P में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6। D में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 10। और F में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 14। इनको बोलते हैं हम उपकोष। एक होता है कोष, एक होता है उपकोष, एक होता है ऑर्बिटल या कक्षक। तो जो ऑर्बिटल या कक्षक होता है उसमें हमेशा जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की वो 2 संख्या होती है। या जब हम किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो हुंड के नियम के अनुसार भरते हैं। और एक होता है पाउली अपवर्जन का नियम। जो पाउली अपवर्जन का नियम होता है उससे हम क्वांटम संख्याएं ज्ञात करते हैं। पाउली अपवर्जन के नियम के अनुसार ये होता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, उनकी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस होगा। तो ये, लेकिन हुंड ने ये बताया है कि सबसे पहले यदि हम ऑर्बिटलों को भरना शुरू कर दें तो प्रत्येक ऑर्बिटल में हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद जब दोबारा भरेंगे, जैसे यदि हमने ये कक्षक ले लें, 3 ऑर्बिटल ले लें। अब मानो जैसे मैं ये ले लूँ, 3p5 को भरना है मुझे, 3p5 को, तो सबसे पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन, ये 2। ठीक है, फिर मैं जो चौथा इलेक्ट्रॉन भरूँगा वो ऐसे, ये ऐसे, तो कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। यदि मैं इस प्रकार कहूँ 3p2 भरना तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला ये, दूसरा ये, ख़त्म। और जब 2 इलेक्ट्रॉन एक उसमें रह सकते हैं तो बताइए p में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6। तो इसमें कक्षक कितने होंगे, 3। तो इस प्रकार यदि इसमें 2 होते हैं तो इसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी, मतलब ऑर्बिटल। तो इसके आधे होंगे 1। इसमें कक्षक कितने होंगे, तो आप कहोगे 3। इसमें कक्षक कितने होंगे, तो आप कहोगे 5। इसमें कक्षक कितने होंगे, तो आप कहोगे 7। इस तरह से, उससे ज़्यादा कक्षक मत निकालना। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए S में 2 या S उपकोष में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, कितने कक्षक हो सकते हैं, तो 1। इस प्रकार आपको बता देना। ठीक है, अब देखो एक बात और समझनी है आपको कि जो D उपकोष होता है, D उपकोष में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ये बात हमेशा ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ, अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं समझा रही हूँ आपको। ठीक है, जैसे क्रोमियम का तोड़ते हैं हम, 1s² 2s, 2p6 3s², 3p6 4s² और 3d4।
देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 4 24, 24 कंप्लीट हो गया। और टूटा जाना भी यही तरीका है, वही अफबाऊ का नियम यही कहता है। इसी प्रकार इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना भी चाहिए। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर कुछ अपवाद होते हैं, उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैंने क्या बताया है, इसके अंदर 4 या 5 नहीं रह सकते, वो 4 या 9 नहीं रह सकते, तो इसके अंदर हम कर देंगे 5 और ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इससे। अब काउंट करो, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 और 1 19 और 5 24। तो ये अपवाद था, ये मैंने समझा दिया आपको। अब चलते हैं सीधे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे फाइंड करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, वो टेक्निक क्या है। अगर वो आपने टेक्निक समझ ली तो आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत नहीं कर सकते। बिल्कुल, ज़्यादातर बच्चों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाता है। ठीक है, ये 1 2 3 4 कॉलम बना लेने हैं, एक में एस, एक में पी, एक में डी और एक में एफ। एस में 2 रहेंगे, इसमें 6 रहेंगे, इसमें 10 रहेंगे और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पे लिख देना 1 2 3 4, यहाँ पे एक बढ़ा के लिख देना 2 3 4 5, इस तरीके से। अब देखो हम दो बार लेंगे, एक बार ऊपर से लेना है, एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से। एंड हमें एस पे आके करना है। जैसे हम डी से चले तो डी से फिर पी आएंगे, फिर एस पे एंड कर देंगे। एफ से चले तो फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर ही एंड करना। यदि यहाँ से करेंगे चलेंगे तो यहाँ पर तो एंड होना ही है। तो सबसे पहले देखते हैं, ऊपर से चलना है तो 1s 2, नीचे से चलना है तो 2s 2, क्योंकि अब आगे बढ़ नहीं सकते, इधर तो कुछ नहीं है, इस वजह से अब पी से चलेंगे ऊपर से तो 2p 6, फिर s पे आगे समाप्त करना है आपको तो 2p 6, लेकिन एक बढ़ता क्रम चलना है तो 2 के बाद कितना आएगा 3, तो 3s स्क्वायर। ऊपर से पूरा हो गया p वाला, अब p वाले को नीचे से चलेंगे तो ये कितना है 3, तो हो जाएगा 3p 6, फिर आगे आएंगे s तक, p से s तो आ गया 4s स्क्वायर। ठीक है, p हो गया दोनों तरीके से। अब d पे चलेंगे ऊपर से तो 3d 10, फिर जब d से p पे आएंगे तो 3 के बाद क्या आएगा 4, 4p 6, जो इलेक्ट्रॉन है वही लिख रहेंगे। फिर यहाँ से इधर को चलेंगे तो 4 के बाद क्या आएगा 5, ऐसे यहाँ पर बढ़ाते रहेंगे 5s स्क्वायर। अब p हमने ऊपर से चल दिया, सॉरी d हमने ऊपर से तो चल दिया लेकिन नीचे से नहीं चला, तो देखो नीचे से किस प्रकार चलेंगे 4d 10। अब आगे चलोगे आप तो 4 के बाद कितना आएगा 5p 6, 5 के बाद कितना आएगा 6, तो 6s स्क्वायर। अब ध्यान से देखो d ऊपर से भी चल लिया, नीचे से भी। अब चलेंगे f, तो f 4f 14, ठीक है 4f 14। अब फिर ये यहाँ पर आएंगे तो 4 के बाद क्या आएगा, अब आ गए 5, तो 5d 10, 5 के बाद क्या आएगा 6, तो 6p उल्टा क्रम 6, फिर 6 के बाद क्या आएगा 7s स्क्वायर, इस तरीके से। फिर नीचे से चलेंगे 5f, अब जितना भी है इस तरीके से तोड़ लो। फिर भी ये कहाँ तक होगी काउंट कर लेते हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 और 2 20 10 30 और 6 36 और 2 38 और 10 48 और 6 54 और 2 56 और 14 60 70 और 10 80 और 6 86 और 2 88। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 88 तक हो गया। अगर आगे और भी किसी बड़े तत्व का ज्ञात करना है तो कर लो, लेकिन 88 तक ही बहुत है। ठीक है, इस प्रकार। अब मानो किसी का 15 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो कैसे करोगे आप, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, फिर यहाँ पे लिखना है 3, 6 नहीं लिखना। ठीक है, इस प्रकार ज्ञात हो जाएगा। मानो किसी का 21 है, 21 कैसे ज्ञात करना है, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, एक इलेक्ट्रॉन तो एक यहाँ पे लिख जाएगा। ठीक है, किसी का मानो 35 है तो कैसे ज्ञात करोगे आप, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30, 35 का बता रहा था मैं, हाँ, तो 30 यहाँ पे कितने आ जाएंगे 5, तो 35 वाले का ज्ञात हो जाएगा। मानो किसी का 56 है, कैसे ज्ञात करोगे, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30 46 और 2 48 और 10 कितने हो रहे हैं 58, लेकिन हमें 56 का निकालना तो यहाँ 8 करना पड़ेगा, 48 और 8 56, इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका है, कभी भी आप नहीं भूल सकते, इसको ध्यान रखना। और वैसे आपके मन में याद हो तो वो चीज़ अलग है। ठीक है, देखो अब हम बताते हैं आगे इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से
मान लो के एलिमेंट में तोड़ना है, तो जैसे मैग्नीशियम का है 12, तो इसका हम तोड़ेंगे 1s2 2p 6 और 3s स्क्वायर। ठीक है, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, इस तरह से चाहे आप बना लो। ये हो गया एस पी डी एफ, 1 2 3 4 2 3 4 5, इस तरह से। तो यहाँ से चले ये 2 6 और ये 10 और ये 14, यहाँ से चले ऊपर से 1s स्क्वायर, नीचे चले 2s स्क्वायर, फिर यहाँ से चले 2p 6 3s स्क्वायर, बस हो गया काम खत्म इसका। तो अगर हमें के एलिमेंट में तोड़ना है तो पहले वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरे वाले में कितने हैं 8, तीसरे वाले में कितने हैं 2, तो ये हो गया KLMN। इसमें 1 2 3 कोष हैं। ठीक है, जितने कोष होते हैं उतने ही आवर्त। आवर्त की बात करें तो कितने आवर्त हैं 1 2 3। अब देखो किस ब्लॉक का तत्व है ये, तो ये है S ब्लॉक का। ब्लॉक बहुत सिंपल सी बात है, एक ही भाषा में बता देता हूँ ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक 4 प्रकार के होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। S ब्लॉक की बात करेंगे, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन S में आ रहा तो S ब्लॉक का होगा, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में आ रहा तो तब P ब्लॉक का होगा, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन D ब्लॉक में आ रहा तो D में होगा, तो सॉरी D ऑफकोर्स में आ रहा तो D ब्लॉक होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन F में आ रहा तो F ब्लॉक का होगा। बहुत सिंपल सी भाषा। जैसे अंतिम में आ जाए 3d6, तो ये किस में आया है, अंतिम इलेक्ट्रॉन D में आया ना, तो ये किसका हो गया D ब्लॉक का। मान लो लास्ट में आ जाए 5p4, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आ गया P में, तो ये किसका हो गया P ब्लॉक का हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम वर्ग किस प्रकार निकालेंगे, वर्ग किस प्रकार निकालेंगे, वर्ग निकालने का तरीका समझ लो। यदि S ब्लॉक वाले का वर्ग निकालना है आपको, तो देखो समझो, अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो लास्ट वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या वर्ग को प्रदर्शित करेंगी, वर्ग को करेंगी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर, ये मैंने मैग्नीशियम का ही कर दिया है। ठीक है, अब देखो इसका वर्ग कैसे निकालना है आपको। तो पहले सबसे पहले क्या काम करना है, सामान्य इसको हम S ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। ठीक है, लास्ट में आ गया। अब इसमें क्या काम करना है, जो S में ऑर्बिटल कितने हैं, तो आप कहोगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका वर्ग कितना हो गया 2। ये देखो के एलिमेंट में आपने तोड़ा, तो पहले में 2, दूसरे में कितना हो गया 8, तीसरे में कितना हो गया 2। तो लास्ट वाले कक्षक में वो लास्ट वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो वर्ग कितना हो गया 2। बात करें आवर्त की, तो आवर्त 1 2 3, तो आवर्त कितना हो गया 3। यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी संख्या, जो उपकोष की सबसे बड़ी संख्या होगी 3, तो 3 क्या हो गया इसका आवर्त। ठीक है, S ब्लॉक का इस तरीके से निकालेंगे हम, जो लास्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को हम लिख देंगे। ठीक, अब देखो S ब्लॉक की पहचान जो होती है, S ब्लॉक में 2 प्रकार के तत्व होते हैं, एक तो क्षार धातु, एक क्षारीय मृदा धातु। S ब्लॉक में 2 ही वर्ग आते हैं, एक पहला वर्ग एक दूसरा वर्ग, हमेशा ध्यान रखना। भाई थोड़ी सी चीज़ें लिख देता हूँ। S ब्लॉक जो बनता है वो प्रथम वर्ग, हमेशा फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग, इनसे मिलकर बनता है। ठीक है, और जो फर्स्ट वर्ग के तत्व होते हैं उनको बोलते हैं क्षार धातु, कभी आ जाएं। और जो सेकंड वर्ग के तत्व होते हैं उनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, इनको बोलते हैं हम क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, अब बात करते हैं P ब्लॉक की। P ब्लॉक के तत्वों को सामान्य तत्व कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना। P ब्लॉक, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जो P ब्लॉक के तत्व होंगे उनको हम सामान्य तत्व कहते हैं, और ये आवर्त सारणी में कहाँ होते हैं, D ब्लॉक के बाद बताऊंगा कहाँ कैसे होते हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे,
देखो उसके बाद जो वर्ग निकाल लेंगे, वर्ग निकालने का तरीका, तो एक तो संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस 10 जोड़ देते हैं इसमें, जो वर्ग निकाल लेंगे, जो लास्ट वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे, या हम ये लिख दें अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन प्लस 10, ये और जोड़ देंगे हम। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल जैसे 1s² 2s², 2p6, मान लो इसी का ही निकालना हमें, 2p6 ले लो या 5 ले लो, 2 और 2 4 और 5 9, फ्लोरीन का निकाल लिया हमने। ठीक है, फ्लोरीन और नियान। और फ्लोरीन जो है कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो सबसे पहले पी ब्लॉक हो गया, ये कौन सा हो गया, पी ब्लॉक। देखो ये हो गया पी ब्लॉक। अच्छा, हमें K11 में तोड़ना है, क्योंकि फ्लोरीन का 9 होता है, K11 में तोड़ना है, तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 और 2 7, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 और 2 7, इस तरीके से। तो ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, इसको हम बोलेंगे पी ब्लॉक। कौन से ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक। अच्छा, अब बात करते हो आवर्त की, तो भाई साहब आवर्त इसमें क्या होगा, तो आपने काउंट करा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2, तो ये हो गई 2। अच्छा, वर्ग, तो वर्ग कैसे निकालेंगे, लास्ट वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, इनमें 10 और जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, 17, वर्ग नंबर 17। वर्ग नंबर 17 कुछ ध्यान आ रहा है, हैलोजन, जो भी हैलोजन तत्व होते हैं वो हमेशा पी ब्लॉक में आते हैं, ये भी ध्यान रखना। किसी अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है, देखो किस तरह से, कभी कभी ये कह लेगा कि बताइए कि हैलोजन तत्व किस ब्लॉक के तत्व हैं, तो आप कोई सा भी एक हैलोजन तत्व ले लेना, जहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सा भी इन तत्वों में से एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो और देख लो। तो एक का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा तो पता चला कि भाई साहब पी ब्लॉक में आए, और पता चला वर्ग कौन सा, 17। आवर्त उनमें बदलते रहेंगे, जैसे फ्लोरीन का आवर्त कितना है, 2, क्लोरीन का करोगे 3 आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये पी ब्लॉक निकालने का तरीका था। एक और बता देता हूँ, जैसे आपको क्लोरीन का ही निकालना, सपोज करो क्लोरीन का कितना होगा, 17 होगा, तो इसको तोड़ोगे 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p5। अब मुझे पता है कि लास्ट में 5 ही आना है, क्योंकि फ्लोरीन के अकॉर्डिंग, फ्लोरीन में भी 5 आए थे, लेकिन उसमें 2 वाले में 5 आए थे, 2p5, तो इस वाले में क्या आएगा, 3p5 आएगा। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब आपने क्या काम करा, इसका करा, इस वाले का, तो देखो यहाँ पे कितना आया, 3p5। अगर इस वाले का करोगे तो 4p5 आएगा, इस वाले का करोगे तो 5p5 आएगा। अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो देखो पहले जोड़ते हैं, जैसे फ्लोरीन का था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तत्व है। अब आपको इसका तो पता है कि 9 होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास, आगे वालों का नहीं पता, तो आगे वालों के 8, 18, 18 और 32 ये जोड़ दो, तो इसमें 8 जोड़ा तो कितना हो गया, 17, इसमें 8 18 जोड़ा फिर तो कितना हो गया, 35, इसमें फिर 18 जोड़ा तो कितना हो गया भाई, 8 और 5 13, 3 और 1 4, 53। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने, वो ज्ञात करने की टेक्निक भी है। अब देखो माना इसका तोड़ा तुमने, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 2 और 2 4, 10 और 2 12 और 5 17। अगर आपने ब्रोमीन 35 का तोड़ दिया तो किस प्रकार तोड़ोगे, देखो 1s, 2p6, 3s², 3p6, 4s², इसके बाद आएगा 3d10, इसके बाद 4p6, 4p6। अब 6 की जगह क्या आना होगा, 5, भाई 5 ही तो आना होगा, यही तो बताया मैंने। अब देखो काउंट करो, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30 और 5 35, इसका कितना होगा, 53। अगर इसका आपने तोड़ लिया तो 1s², 2s², 2p6, 3s। एक बार वो वाली जो टेक्निक मैंने बताई उससे सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो और 2-4 बार कर करके देखो, आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। और कभी भूल जाओ तो फिर उसे बनाओ और दोबारा कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 3p6,
3d10 4p5। अब 4p5 के बाद 4p5 नहीं लेंगे, इसमें 6 लेंगे क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब p के बाद s ही तो आएगा, मैंने बताया उसमें, तो 5s² क्योंकि s पे रुकना है। अब देखो d हमने एक बार वो लेना है, आपके 3 से लिया तो आपके कितने से लेना, 4 से। 4d10 और 5p5 काउंट करोगे, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 और 2 20 और 10 30 और 6 36 2 38 10 48 और 5 53, इस तरीके से। अब देखो इसमें इसको हमें KLMN में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे। इसमें 2 आ गए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8, ठीक है। इसमें कितने आ गए, 6 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले को। इसका तोड़ना है आपको तो 2, इसका तोड़ना है कितने, 8, इसका तोड़ना है 3 और 3 6 और 2 8 और 10 18। फिर चौथा वाला बचा 2 और 5 कितने, 7। हर में सभी में 7 7 ही आने हैं। अब देखो इसमें 2, दूसरे वाले में कितना, 8, तीसरे वाले में कितना, 8, चौथे वाले में कितना, तीसरे वाले में कितना, 8, और ये भी तीसरा है ना, 6 और 2 8 और 10 18। अब चौथे वाले में कितना, तो चौथा ये 2 और 6 8 8 और 10 18, ठीक है। वही तीसरे वाले में हमने काउंट कर लिया, 6 और 2 8 और 10 18। अब चौथे वाले में 6 और 2 8 8 और 2 18। अब देखो ये इसमें आ जाएगा 7। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका हो गया। अब एक का बता देता हूँ सारी चीज़ें। अगर इसमें आवर्तों की संख्या पूछोगे तो इसमें कितनी होंगी आवर्त, 3। इसमें आवर्त कितने होंगे, 4। इसमें आवर्त कितने होंगे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। लेकिन हम सारी चीज़ें क्लोरीन से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ग की। तो आपको पता है कि 17वें वर्ग का कैसा पता चला कि वर्ग लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। इसमें 10 और जोड़ दिया हमने, कितना हो गया, 17। तो ये क्या हो गया इसका उत्तर। इसमें हमने क्या क्या चीज़ जाना कि वर्ग भी, ब्लॉक भी और संयोजकता और निकालनी बाकी रह गई है, और आवर्त भी, ये चीज़ें हमने जानी, ठीक है। अब देखो डी ब्लॉक को और जानते हैं, ये हो गया पी ब्लॉक। अब जानते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में देखो इसमें हमें क्या देखना है, डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन +2। जो भी डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें हम 2 जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे हमने स्केडियम का करा, 21 होता है ना स्केडियम का, तो हमने करा 1s² 2s² 2p6 3p6 4s² 3d 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 और 2 20 और 1 21। अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास KLMN में करोगे तो पहले में 2, दूसरे में कितने 8, तीसरे में कितने 6 और 2 8 और 1 9, और चौथे में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसका हो गया। और इसकी एक विशेषता होती है डी ब्लॉक की, इसके हमेशा 2 कोष अपूर्ण रहते हैं, क्योंकि तीसरा कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो 18 आपको 2n² होता है ना, तो 3 3 9 दूना 18। तो इस वाले में कितने रहने चाहिए, 2। अब आपने बात करी आवर्त की, तो आवर्त कितने हो गए, यहाँ से देखोगे सबसे बड़ी संख्या 4। अच्छा वर्ग की बात करोगे तो वर्ग कौन सा हो गया, तो आप देखोगे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब 2 और जोड़ दोगे तो कौन सा वर्ग हो गया, 3। भाई लास्ट वाले में डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये। अच्छा ब्लॉक की बात करें तो ये डी ब्लॉक का हो गया, क्यों, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है भाई डी उपकोष में तो आ रहा है। डी उपकोष का जो भी ऑर्बिटल है, कक्षक है, वो उसी में ही तो भरा जा रहा है, इसलिए कौन से ब्लॉक का हो गया, डी ब्लॉक का। संयोजकता एस और पी ब्लॉक की निकलती है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की नहीं निकलती, क्योंकि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो हमेशा परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, और जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वो आवर्त सारणी में उनका स्थान अलग होता है, 3f और 4f श्रेणी करके। तो 3f श्रेणी को हम लैंथिनाइट बोलते हैं, और उसको 4f श्रेणी वाले को एक्टिनाइट हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला निकाल रहा है आपने। अब हम बात करते हैं, एक आधक और ले लेते हैं। मान लो हम क्रोमियम के बताते हैं, इसमें अपवाद भी है, क्रोमियम का 24 होता है, तो 1s
3D, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 और 2 20 और 4 24। वैसे हकीकत में तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होना चाहिए, लेकिन अपवाद है। मैंने क्या बताया, डी में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो इसमें कितने हैं 4, तो यहाँ पर 4 नहीं करके यहाँ पर कर लो 5, और एक इलेक्ट्रॉन पड़ोसी से ले लेता है ये पास वाले से, ठीक है। तो इसमें अब देखोगे अब भी 24 ये 2 10 और 2 12 और 6 18 19 और 5 24। अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास के एलिमेंट में करना, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 6 और 2 8 और 5 13, और चौथे वाले में 1। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। बात करते हैं आवर्त की, तो आवर्त कितने हो गए 4, 1 2 3 4। यहाँ से देख लो सबसे ज़्यादा क्या है, संख्या 4 है। वर्ग की बात करें तो डी में सबसे लास्ट में डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5, ये 5 ही तो हैं। अब इसमें कितने और बताए मैंने, 2 और जोड़ दो भाई, 5 में 2 और जोड़ दो कितना हो जाएगा 7, तो 7वां वर्ग हो गया। अब बात करते हैं विलोक की, तो कौन सा विलोक हो गया, डी विलोक, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, डी विलोक में, ठीक है। ये आई बात आपको समझ में, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखो एक बात और समझ लो के एलिमेंट के बारे में। के एलिमेंट में जो होता है इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं KLMN, इनको बोलते हैं कोष, इनको क्या बोलते हैं कोष। और जो SPDF होते हैं उनको बोलते हैं उपकोष, ठीक है। हमने जो ये SPDF में बताया ये अफवाह के नियम के अनुसार बताया था। एक होता है बोरबरी का नियम, तो वो KLMN में चलता है। इस वाले में इलेक्ट्रॉन N कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, N कोष में इलेक्ट्रॉन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम अधिकतम कितने कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, देखो 2n²। अब देखो n का मान यदि हमने 1 रख दिया, 2n² है, पहले वाले कोष के निकालने हैं तो n का मान 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर कितने निकल आएंगे पहले वाले कोष में 2, 2n² है। दूसरे वाले कोष का निकालना है तो 2 दूना 4 दूना 8, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले का निकालना है तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 × 9 दूना 18। कहने का तात्पर्य ये है 2n² का मतलब है पहले वर्ग कर दो और फिर 2 गुना कर दो। चौथे वाले का निकालना है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 का 2 गुना कर दो तो 32। आगे भी 5वें का निकालना है तो 5 पंजे 25 और 25 दूना 50, इस तरीके से। तो ये KLMN ये होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें समझनी है, जैसे एक पाउली का अपवर्जन का नियम होता है, तो पाउली का अपवर्जन का नियम ये कहता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती। तो ये मैं अगली कक्षाओं में बताऊंगा सारे नियम। एक होता है हुंड का नियम। हुंड का नियम ये कहता है कि किसी भी कोष का यदि हम ऑर्बिटल भरते हैं तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए, उसके बाद अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे देखो एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। S में इलेक्ट्रॉन कितने, P में 6, D में कितने 10, अभी बताए F में इलेक्ट्रॉन कितने 14। अब हमने बताया कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2, जिसे कक्षक बोलते हैं हम। एक कक्षक में अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितने कक्षक होंगे, तो आप कहोगे 1। इसमें कक्षक कितने होंगे, तो आप कहोगे 3। इसमें कक्षक कितने होंगे, तो आप कहोगे 5। इसमें कक्षक कितने होंगे, तो इसमें कक्षक होंगे, तो F में इलेक्ट्रॉन कक्षक कितने होंगे 7। इस तरीके से कक्षक। एक बता देता हूँ, देखो ऑर्बिटल किस प्रकार भरे जाते हैं। मान लो मैं कहने लगूँ कि भाई साहब आप 3p5 को भरिए, तो आपको पता है P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो P में 6 होते हैं तो 1 2, 6 के आधे 3, तो 3 खाने बनेंगे। तो भरना कैसा है, 1 2 3, पहले एक सब में एक एक भरना है, फिर 2 बचे, 2 को इनमें भर देना। इस तरीके से भरना है आपको, ठीक है। अब बात चलते हैं संयोजकता पे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सीख गए होंगे, अब निकालते हैं संयोजकता। संयोजकता किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले संयोजकता की डेफिनेशन होती क्या है। संयोजकता की डेफिनेशन होती है किसी तत्व या परमाणु के संयोग करने की क्षमता
संयोजकता कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। जैसे संयोजकता क्या होती है, संयोग कैसे करती है। सपोज करो कोई तत्व है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 होता है, ये तोड़ा तुमने 2 8 और 2 10 और 2 12 के एलिमेंट में तोड़ लिया इस तरीके से। तो इसके लास्ट वाले जो कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी के भी साथ साझेदारी कर सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी के भी साथ साझेदारी कर सकते हैं, ठीक है। जो साझेदारी करेंगे वही संयोजकता होगी। और संयोजकता 0 या धनात्मक होती है, या धनात्मक होती है। संयोजकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, लेकिन जो ऑक्सीकरण संख्या होती है ना वो ऋणात्मक होती है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पूरा डिटेल, किस प्रकार निकलती है, कैसे क्या होती है। एक तरीके से ऑक्सीकरण संख्या भी संयोजकता होती है। यदि किसी तत्व की संयोजकता जितनी होगी उतनी ही ऑक्सीकरण संख्या होगी। यदि कि इसकी संयोजकता 2 है, जैसे बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेंगे, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, त्याग कर साझेदारी करेगा, संयोजन करेगा, वही उसकी संयोजकता है। और ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +2। ऑक्सीकरण संख्या भी यही होगी +2, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या कुछ उसमें अलग हो जाती है। जैसे सपोज करो मैंने ये लिख दिया 2 8 और 2 10 7, क्लोरीन का लिख दिया 17 करके। तो अब देखो इसमें जो होगी संयोजकता, भाई अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, और 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि कक्षा जो होती है वो 8 से पूरी होगी हमेशा। तो 8 से, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है 8 करने के लिए, 1 की कमी है। तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, और ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगी वो -1, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या का अर्थ है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो लिया है तो इसके ऊपर कर्जा हो गया। अगर त्यागता, अब यहाँ पे बात करते 2 वाले में, तो 2 वाले में ऑक्सीकरण संख्या हो जाती +2, ठीक है। तो संयोजकता का मतलब प्लस और माइनस से नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या का मतलब प्लस और माइनस से होगा। अब संयोजकता निकालने के कुछ तरीके, क्या वही तरीका है, देखो जो अभी मैंने बताया है। अंतिम कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, वही संयोजकता होगी। यदि ये चीज़ें लिख लो, यदि अंतिम कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, तब 8 से अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन घटाकर संयोजकता निकालेंगे, है ना। यदि 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही संयोजकता होगी। एग्जाम्पल जैसे 281 है, तो ये 4 से कम है तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1। यदि इसमें अंतिम कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, 2 8 और 7 ये मान लो, तो इसे 8 पूरा करने के लिए 8 में से घटा देंगे 7, तो कितना बचेगा 1। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। अब मान लो जैसे इसमें 2 8 और 2 10 5 ये होता, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 8 में से 5 घटा देंगे कितनी हो जाएगी, 3। मान लो यहाँ होता 2 8 और 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3। कहने का मकसद ये है कि यदि 4 से लास्ट वाले कोष में इलेक्ट्रॉन 4 से कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, जितने त्यागे जाएंगे वो संयोजकता होगी। अब यहाँ एक तरीके से और देख सकते हैं संयोजकता, 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो 1 संयोजकता होगी, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा तो 1 संयोजकता होगी। 1-2 के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उसकी संयोजकता क्या होगी। और संयोजकता हमेशा एस और पी ब्लॉक की ज्ञात करी जाएगी, और किसी की संयोजकता हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो मानो फास्फोरस की निकालनी है आपको संयोजकता,
या तो इसे इस तरह से तोड़ लो, 1s² 2s², 2p6 3s², 2 और 2 4 10 और 2 12, 3p5। देखो 10 10 यहाँ तक 10 हो गया और 2 12, 12 और 5 17, तो 12 और 3 करना पड़ेगा। अगर के एलिमेंट में तोड़ लिया, पहले में 2, दूसरे में 4 और तीसरे में 3 और 2 5, ठीक है। तीसरे वाले में कितना हो गया 5। अब देखो फास्फोरस का किस प्रकार निकालेंगे। अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बता दूंगा एक ही उसमें। पहले बताओ आप आवर्त क्या होगा, तो आप ये कहोगे कि आवर्त कितना होगा, 3 आवर्त होगा इसका। वर्ग कितना होगा, तो पी ब्लॉक के वर्ग की एक पहचान है, क्या है कि जो अंतिम कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें हमेशा 10 जोड़ दो, तो कितना होगा या वर्ग 15। अच्छा ब्लॉक कौन सा ब्लॉक होगा, तो आप कहोगे कि एस ब्लॉक होगा, कि वो सॉरी पी ब्लॉक होगा, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, पी में। आवर्त भी हो गया, वर्ग भी हो गया, ब्लॉक। अब बात करेंगे संयोजकता की। अब बताओ संयोजकता कितनी होगी, तो आपने कहा अंतिम वाले को उसमें 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 8 में से घटा दो 5 को, तो कितना बचा 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 3 हो गई। एक की और बता देता हूँ फिर आप करना। मान लो क्लोरीन का निकालना है, क्लोरीन 17 है, 1s² 2s², 2p6 3s², 2 और 2 4 3p5, ठीक है। ये हो गया। अगर के एलिमेंट में तोड़ना है, पहले में 2, दूसरे वाले में 6 और 2 8, तीसरे वाले में 2 और 5 7। अगर आवर्त की बात करें तो आवर्त कितना हो गया 3। वर्ग की बात करें तो वर्ग कितना हो गया, अंतिम वाले में देखो पहले ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, पी ब्लॉक में। यदि पी ब्लॉक में आ रहा है, मैंने क्या बताया 7 + 10, जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 10 और जोड़ लेंगे। कौन से वर्ग का हो गया ये 17 का। अब बात करते हैं कौन सा ब्लॉक है, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है, तो ये हो गया पी ब्लॉक। अब बात करते हैं संयोजकता की। संयोजकता कैसे निकाल लेंगे, अंतिम वाला जो कोष है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से ज़्यादा है, तो इसलिए 8 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1। तो ये आपके क्या हो गए उत्तर। और हमेशा एक बात और ध्यान रखना, ये आप उतार लो, अगर आपने ये पक्का कर लिया तो रेलवे ग्रुप डी में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, ठीक है। देखो टोटल वर्ग जो होते हैं वो 18 होते हैं और आवर्त होते हैं 7। वर्ग कहते किसे हैं, तो वर्ग कहते हैं जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं आवर्त सारणी में, उनको कहते हैं वर्ग। ऐसे ऐसे ऊर्ध्वाधर कॉलम जो होते हैं वो 18 होते हैं। आवर्त किसको कहते हैं, तो आवर्त कहते हैं जो क्षैतिज कॉलम होते हैं, इस तरीके से आवर्त सारणी में इस तरीके से जो क्षैतिज कॉलम होते हैं वो होते हैं आवर्त। अब सबसे पहले आवर्त सारणी देखो, आवर्त सारणी कुछ इस तरीके से बनी होती है ऐसे। तो सबसे पहले यहाँ पर होते हैं एस ब्लॉक, जो एस ब्लॉक होगा उसके तत्व। फिर नीचे को देखोगे आप बीच में, उसमें होते हैं डी ब्लॉक के तत्व। फिर होते हैं पी ब्लॉक के तत्व बाद में। तो हम ये कह देते हैं सबसे पहले धातुएं होती हैं आवर्त सारणी में, फिर बीच में उपधातु होती है, फिर अधातु होती है। पहले धातु होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व जो होंगे जितने भी होंगे वो धातु होंगे। डी ब्लॉक के भी धातु होते हैं, और देखो पी ब्लॉक के अधातु होते हैं। जो भी पी ब्लॉक के तत्व होते हैं हमारे वो अधातु होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज़ और देखते हैं हम इसमें, तो वर्ग 1 और 2, जो वर्ग 1 और 2 होता है वो हमेशा एस ब्लॉक में आता है। वर्ग 1 को बोलते हैं हम क्षार धातुएं, वर्ग 2 को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है। धातु उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, अधातु उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अर्थात जिसके कोष में 4 से ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे, बाह्य कोष में वो अधातु होगी, जिसमें 4 से कम होंगे उसको हम धातु बोलेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, धातु। अब 1 2, अब 2 के बाद आता है डी ब्लॉक। अब यहाँ पे 3 से 10 तक चलता है डी ब्लॉक। तो हमने क्या बताया, हाँ अब यहाँ पे 2, तो इन दोनों को जोड़ा, हाँ हमने यदि डी का ब्लॉक निकाला तो हमने इन 2 को जोड़ा था। अब यहाँ से 3 से 10 डी ब्लॉक, अब 10 से 8 तक
18 तक क्या चलेगा, पी ब्लॉक चलेगा। ठीक है, उसमें क्या आएंगी, अधातु भी आएंगी, उपधातु भी आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बहुत अच्छे तरीके से, आशा करते हैं। यदि हमारा समझाया हुआ आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।